हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा और दोनों के दोनों में हमें डिफेक्ट्स मिले कुछ कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल में पॉजिटिव चार्ज का सही पोजीशन नहीं एक्सप्लेन की गई थी, जबकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है कि वो ऑर्बिट में है तो किस तरह के ऑर्बिट में है या फिर वो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसके फेल होने के बाद तो बोर एटॉमिक मॉडल आया था। तो बोर एटॉमिक मॉडल 1913 में प्रपोज किया गया था। कब दिया गया था? ये 1913 में 1913 में दिया गया था। और ये कहता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली चार्ज, मतलब वो रदरफोर्ड को ही सपोर्ट करता है यहाँ पर। ये वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथवे में मूव करते हैं और ये जो सर्कुलर पाथवे होते हैं, इन सर्कुलर पाथवे को उसने शेल कहा। क्या कहा? शेल कहा। इलेक्ट्रॉन इनमें पार्ट करते हैं और उसने कहा कि इन शेल्स की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। इन शेल्स की अपनी एक खुद की एनर्जी होती है और वो शेल्स जो है, मतलब जो शेल्स हैं, उसने KLMN कहा था। आज के टाइम में इसे हम 1 2 3 4 पढ़ते हैं। यस। तो उसने कहा था कि हर शेल की अपनी एनर्जी होती है और हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं इसकी एनर्जी भी इस शेल के इक्वल होती है, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी इक्वल होने की वजह से ये जो है ना अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। ये एनर्जी लॉस नहीं करता। क्लियर है? उसने एक और बात कही कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले से लोअर से हायर शेल में गया, यानी पहली शेल से दूसरी शेल में गया, या दूसरी से तीसरी में गया, तीसरी से चौथी में गया, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब उतनी ही एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और अगर वो हायर से लोअर में गया तो उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, यानी उसे अपनी एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। और वो शेल चेंज करता है तो वो एनर्जी भी चेंज उसे करनी पड़ेगी। उसने कहा कि इन दोनों जो जो कोई भी दो सेल्स होंगी उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो एच न्यू के इक्वल होता है और ये फिक्स है, डेफिनेट है। तो ये सारी बातें उसने कही और इससे कि आपको पता चल गया। तो ठीक है। तो इसके मेन पोस्टुलेट से करें तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स circular pathway which is known as शेल। समझ में आया बात आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथवे में मूव करते हैं और उन सर्कुलर पाथवे को उसने क्या कहा? शेल कहा। या कहा उसने और एनर्जी लेवल। ओके। या तो उसने शेल्स कहा या फिर कहा उसने एनर्जी लेवल से। एनर्जी लेवल होते हैं। उसने फिर बात की कि these energy levels have डेफिनेट एनर्जी, यानी इनकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। एंड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन दीज ऑर्बिटल्स या इन दीज शेल्स which have equal energy to the orbit or to the shell। ठीक है। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लो पहली शेल है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं KLM
एम एन। ओके, यानी फर्स्ट शेल है आपकी, किसके बारे में, फर्स्ट शेल के बारे में बात करें। मान लो इसकी एनर्जी E1 है, तो इस शेल में केवल वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिनमें जिनकी एनर्जी E1 के इक्वल होगी। जिनकी एनर्जी E1 से इक्वल कम या ज्यादा होंगे वो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है आपको? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी एनर्जी, तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, दस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जब वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। अब वो कहता है नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या कहता है, बट नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है, अब उसने कंडीशन डाल दी। अगर मान लो उससे कहा, आपसे कहा जाए कि भाई अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन पहली शेल से दूसरी शेल में चला गया या दूसरी शेल से पहली शेल में आ गया तो क्या होगा, तो कहता है कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। या तो एनर्जी वो रिलीज करेगा, एमिट करेगा, या फिर एब्जॉर्ब यानी वो एब्जॉर्ब करेगा बाय एन एटम, बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूव फ्रॉम वन शेल टू अनदर। यानी वो कह रहा है कि एक शेल से जब दूसरी शेल में जाएगा तो या तो एनर्जी एमिट करेगा या फिर वो या फिर रिलीज करेगा। अब क्या कहता है वो, इसके बाद आगे क्या कहता है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू हायर शेल फ्रॉम लोअर। यस, वो जब हायर शेल में जाएगा लोअर शेल से, क्या करेगा ये, इट इज एब्जॉर्ब एनर्जी। क्लियर है? और उसके बाद कहता है इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू लोअर शेल फ्रॉम हायर, तो क्या क्या करेगा ये, इट इज एमिट एनर्जी। ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अब ये एनर्जी एमिट कर रहा है या फिर एनर्जी रिलीज कर रहा है, कितनी करेगा, द एनर्जी गैप बिटवीन टू शेल्स इज फिक्स एंड which is equal to the h न्यू। किसके इक्वल है, एच न्यू। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, इसके और इसके बीच का, पहली दूसरी दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी के बीच का जो गैप होगा वो एच न्यू के इक्वल होगा। समझ वाली बात? यानी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है दूसरी शेल में और उसने यहाँ जंप किया तो वो एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर मान लो उसने यहाँ जंप किया यानी दूसरी से पहले में क्या, लोअर हायर टू लोअर, तो वो एच न्यू के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका बोर एटॉमिक मॉडल। और ये जो एच न्यू होता है इसे बेटा हम बोलते हैं फोटोन। वन एच न्यू इक्वल्स टू होता है फोटोन। वन फोटोन किसके इक्वल होता है, वन फोटोन और वन क्वांटम किसके इक्वल होता है,
वन, QUANTUM, वन क्वांटम। ठीक है, तो ये था आपका बोर एटॉमिक मॉडल। ये क्या था आपका बोर एटॉमिक मॉडल था, और इसी के बेस पर हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने वाले हैं एटम्स का। इज दैट क्लियर? थैंक यू।